हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 28 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिशन ईशान सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है मिशन ईशान के बारे में, आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित। आपके ऑप्शंस हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ग्रिड या फिर वन नेशन वन एयर स्पेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संबंधित है वन नेशन वन एयर स्पेस से। आप यहाँ देख सकते हैं। सो करेंटली इंडियन एयर स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स, जो कि हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है जो कि है गुवाहाटी में। और इनको सेपरेटली अभी तक मैनेज किया जाता है। सो ईशान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कि स्थित है नागपुर में। सो इसका एम है दैट ऑल कोऑर्डिनेशन फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स flying in upper airspace will be handled by air traffic controller in Nagpur, and it is expected to make air traffic operations more efficient, safer and seamless, enabling it to handle more capacity. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। For how long in the is the MOU expected to advance the friendly ties between India and Cambodia in the field of HR development in civil services? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एमओयू से कब तक के लिए सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है, या ये समझौता कितने वर्ष का है। आपके ऑप्शंस हैं 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर या फिर 9 ईयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 5 साल का समझौता हुआ है इंडिया और कंबोडिया के मध्य। आप यहां देख सकते हैं। So the Department of Administrative Reforms and Public Grievances signed a MOU with the Cambodia's Ministry of Civil Services on human research development in civil service. So the MOU advances the cordial and friendly ties between India and Cambodia in the field of HR development in civil services over the next 5 years. अगर हम ईयर 2023-24 की बात करें तो 156 कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स अटेंडेड 4 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एट नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस, and for year 2024 and 2025 6 capacity building programs have been scheduled for 240 Cambodian civil servants. तो आप ध्यान रखेंगे ये समझौता हुआ है इंडिया और कंबोडिया के मध्य। सो कंबोडिया, जिसको पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, ये दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है नोम्पे, और मेकोंग यहाँ की प्रमुख नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर has been endorsed at SCO Defense Ministers meeting in Astana, Kazakhstan on April 26. And the Defense Secretary Giridhar Aramani took part in the meeting, during which defense ministers of all SCO member states signed a protocol. So SCO की बात करें तो ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था चाइना और रशिया के द्वारा इन 2001. And this organization is the world's largest regional organization in the terms of geographic scope and population, covering approximately 80% of the area of Eurasia and 40% of the world's
पॉपुलेशन। अगर हम कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ग्लोबली इन कंट्रीज की जो जीडीपी है वो है 20%। एससीओ के मेंबर्स की बात करें तो इनकी मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। शुरू में ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिनमें कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश शामिल थे। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुआ। इसके साथ ही जुलाई 2023 में एससीओ में शामिल होने वाला जो सबसे नया मेंबर है वो है ईरान। और एससीओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the group of 7, consider the following statements. यहाँ पर जो G7 समूह है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। So first statement है, its objective is to coordinate economic policies of the member states. Second, countries must have advanced economies and have net national wealth in order to become the member of G7. And third, the G7 has addressed the issue of climate change by banning the use of fossil fuels in member countries. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। यहाँ पर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है मेंबर्स पर, आप यहाँ देख सकते हैं। सो करंट G7 मेंबर्स की बात करें तो उनमें शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, United Kingdom and United States, and they were chosen on their economic prominence and political influence during the 1970s when the group was formed. So G7 की बात करें तो it holds significant influence over the global economy through collective decision making, as their combined economic output represents a substantial portion of global gross domestic product. तो अभी हाल ही में G7 चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए, जिसका आयोजन किया जाना है जून 2024 को, और इसमें होस्ट कंट्री है इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following institution or organization has unveiled Climate Promise 2025 report? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन ने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 ये किस संस्था ने जारी किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में यूएनडीपी कहते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं यूएनडीपी अनवेल्ड क्लाइमेट प्रॉमिस 2025, the next stage of its climate promise initiative. So it is world's largest offer of support to developing countries on NDC, जिसको Nationally Determined Contribution कहते हैं, Enhancement and Implementation. So Climate Promise 2025 का aim है to align next generation of developing countries NDCs to the goals of 2015 Paris Climate Agreement. और इनको जो मेजर इनका गोल ये है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। यूएनडीपी की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है विच इज टास्क्ड with helping countries to eliminate poverty and achieve sustainable economic growth and human development. So UNDP की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1965 में।
और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization launched India's first green hydrogen project in हिमाचल प्रदेश? आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना को शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है कि भारत की पहली जो हरित हाइड्रोजन परियोजना है उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किया है सतलुज जल विद्युत निगम ने। आप यहां देख सकते हैं। सो सतलुज जल विद्युत निगम inaugurated India's first multi-purpose green hydrogen pilot project at Naftha Chakri hydropower station in Himachal Pradesh. So the project will produce hydrogen for the high velocity oxygen fuel coating facility and generate 25 kilowatt electricity. So it aimed at advancing green hydrogen as a clean energy source aligned with the National Green Hydrogen Mission. सो सतलुज जल विद्युत निगम की बात करें तो ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में एट एज अ नाफ्ता झाकरी पावर कॉरपोरेशन। सो ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ऑफन रिफर्ड एज द क्वीन ऑफ स्पाइसेस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी प्लेजेंट अरोमा एंड टेस्ट। सेकेंड, it is a native of the evergreen forest of the western ghats of southern India. And third, it needs 15,000 to 2,500 mm of rainfall and 15 degrees Celsius to 35 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर। सो आपको बताना है कि ये जो अब मेंशन्ड कंडीशंस हैं ये किस स्पाइसेस के लिए सुइटेबल हैं, या ये जो भी कंडीशंस दी गई हैं इनसे आपको क्या लगता है कि ये किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सिनेमन, ब्लैक पेपर, क्लोव्स या फिर कार्डमम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संबंधित है कार्डमम से। सो ये कंडीशंस होती हैं और ये वो प्लेस होता है जहां पर कार्डमम सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ये पूरा जो भी कंडीशन दिया गया था वो कार्डमम के बारे में था। एंड is often referred as the queen of spices because of its very pleasant aroma and taste. आपने देखा कि इसका जो नेटिव है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ सदर्न इंडिया। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वो है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो अगर हम कार्डमम के फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो उसके लिए लोमी सॉइल चाहिए होती है जो कि यूजुअली एसिडिक नेचर में हो। रेनफॉल 1500 से 2500 mm होनी चाहिए। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस और एलिवेशन होना चाहिए 800 टू 1300 अबव मेन सी लेवल। सो आपने देखा कि जो कार्डमम की मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। जहां पे अगर केरला की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 59% ऑफ इंडियाज कार्डमम प्रोडक्शन, 30% कर्नाटका से और 10% भागीदारी तमिलनाडु से है। अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में इसलिए है क्योंकि रेनफॉल काफी कम हो गई है जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हद तक अफेक्ट हुआ है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में कुछ और भी स्पाइसेस के नाम थे जैसे कि ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर की बात करें तो इसका जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है वो है कर्नाटका। एंड कर्नाटका अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल ब्लैक पेपर प्रोडक्शन। इसके साथ ही अगर हम सिनेमन की बात करें तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरला। और क्लोव की बात करें तो इसके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला शामिल है।
सो ये रहा कार्डमम की कंडीशंस के बारे में और वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।